सो अगेन हाय एवरीवन, दिस इज़ शशांक वाजपेयी और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल। क्या देख रहे थे? मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसमें हम लोग ने एक लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था। क्या कर लिया था? एक लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि पहली बात तो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है, और दूसरी बात, अगर कोई बच्चा एनटीएससी या आईआईटी फाउंडेशन की तैयारी करना चाहे तो कोई बच्चा अगर एनटीएससी या आईआईटी फाउंडेशन की तैयारी करना चाहे तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये लेक्चर। ठीक है, अब आपको एनटीएससी के बारे में बता देते हैं। एनटीएससी बेसिकली एक एग्ज़ाम होता है जिसमें स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, जिसमें आपको 2 लेवल पर एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे। किस पर? 2 लेवल पर एनटीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अगर आप टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं ना, 10th क्लास में हैं अगर, तो आप इस बार ही इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप इसकी प्रिपरेशन करिए, इसकी बुक्स आती हैं ना, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो सेकंड लेवल होता है, जो सेकंड लेवल इसका होता है, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, उसे सीबीएसई वाले करवाते हैं। ठीक, तो इस एग्ज़ाम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, जो इन्फॉर्मेशन बताई जा सकती थी, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसे क्या कर दिया? मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बताया गया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा टारगेट है, कितना है हमारा टारगेट है 1K प्लस सब्सक्राइबर। ठीक है, 1K प्लस सब्सक्राइबर का जो टारगेट है, उसमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही बेल आइकन्स को दबाएं। ठीक है, और ये इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। ये लाइव क्लास चलने वाली है, आपके कमेंट रुकेंगे नहीं, मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ। और जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें बहुत ही कम बच्चे आए। जो बच्चे आए उन्होंने पूरा वीडियो देखा और उन्होंने कुछ अच्छा गेन किया। ठीक है, आप भी आइए और कुछ अच्छा गेन करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आगे क्या बताया गया? आगे बताया गया हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जो कल हम लोग एक क्विज़ ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, आप उसमें किसी भी क्लास के बच्चे को ला सकते हैं। ठीक है, और वो क्विज़ लगभग 50 MCQs का होगा। उसमें आपको टाइमर मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, 30 सेकेंड हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप उसमें आइए और उसे अटेम्प्ट करिए और कुछ अच्छा गेन करिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताया गया देखते हैं। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। इन द अबव एक्टिविटी यू सॉ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ रीएजेंट्स। तो आपने पहले डिस्कस किया है, हमने पहले क्या डिस्कस किया है कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत सारे रीएजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, उनकी रिएक्शंस कैसे होती है। वाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर। जो मेटल्स होते हैं वो इस मैनर में क्यों रिएक्ट करते हैं। लेट अस रिकॉल वॉट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 9th। तो आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में क्लास 9th में पढ़ा होगा। वी लर्न दैट नोबल गैसेस, हमने नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा है, विच हैव अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। जिनमें क्या होता है? जिनमें जो वैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल मतलब जो लास्ट सेल होती है वो कंप्लीटली फिल होती है। और जो नोबल गैसेस होती हैं वो एकदम अनरिएक्टिव होती हैं, वो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बताया गया वी लर्न दैट नोबल गैसेस विच हैव अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। ठीक है, तो जो नोबल गैसेस होती हैं उनका जो लास्ट सेल होती है, जो वैलेंस सेल जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होती है? वो फिल्ड होती है।
ठीक है। सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, उनके जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लिटिल मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होती है, उसे आप ना के बराबर मान सकते हैं। वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज द टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ठीक है, तो हम किसी भी एलिमेंट्स के रिएक्टिविटी को क्या कहेंगे, हम उसकी उस टेंडेंसी को बताएंगे कि वो किस तरह अपने वैलेंस सेल को कंप्लीट करता है। ठीक है, हम उसी तरह उसकी रिएक्टिविटी को बताएंगे। जो रिएक्टिविटी टॉपिक है ये शायद हो सकता है अभी आपको इस चैप्टर में कम समझ में आए, लेकिन जब हम फिफ्थ चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे, उसमें हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। उसमें बताया जाएगा आपको पीरियोडिक टेबल कब आई, किसने बनाया सबसे पहले, फिर उनकी पीरियोडिक टेबल के क्या ड्रॉबैक्स रहे। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद हम लोग एक क्विज़ ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे उसमें आना चाहें आ सकते हैं। ठीक है, और उसमें भी हम लोग बताएंगे कि कौन किसकी कैसी परफॉर्मेंस रही। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल ही मतलब एकदम बढ़िया सा क्विज़ ऑर्गेनाइज होगा, सभी बच्चे आएँ, सभी क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि क्या बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उस क्विज़ के बाद जो भी आप चैप्टर बताएंगे, अगर आप कहेंगे तो चैप्टर नंबर 4 जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसे स्टार्ट करें, या तो फिर लास्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो आप कहेंगे वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 8:10 हो गया है। ठीक है, 8 बजे से हमारी ये लाइव क्लास थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप देख सकते होंगे एक जगह लिखा है अबाउट ना, वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके नीचे दिखा होगा जहाँ पर लिखा है फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो ऑन फेसबुक, तो वहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होगा ना, व्हाट्सएप नंबर मिला होगा। ठीक है, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए और अपने पर्सनल डाउट्स भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए इतना स्टैंड कर रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे जो भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चैप्टर काफ़ी बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे हमें क्या बताया गया। Let us have to a look at the electronic configuration of noble gases and some metals and non-metal। ठीक है, तो अब हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया जाएगा। किसका बताया जाएगा? नोबल गैसेस का बताया जाएगा, कुछ मेटल्स का और कुछ नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3 दैट द सोडियम एटम्स हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, जो सोडियम है उसके जो लास्ट सेल है उसमें आउटर मोस्ट सेल जिसे हम बोलते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम जब टेबल 3.3 देखते हैं तो उसमें हमें सब समझ में आ जाएगा। इफ़ इट लॉसेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम शेल, ठीक है, अगर वो अपनी एम सेल से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, देन इट्स एल शेल नाउ बिकम्स द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना होगा? सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2,8,1 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो इसे अपनी आउटर मोस्ट सेल जो है उसे कंप्लीट करना है। इसे जब अपनी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करना है तो ये चाहे तो एक अपना इलेक्ट्रॉन जो ये आउटर मोस्ट सेल में दिख रहा है आपको, ये चाहे तो एक अपना इलेक्ट्रॉन जो ये आउटर मोस्ट सेल में दिख रहा है ये इसे चाहे तो डोनेट कर दे या 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। तो आप बताइए, कमेंट में बताइए, आपके पास 1 रुपये है, आप उसे देना चाहते हैं कि हम 1 रुपये किसी को दे दें, वो आसान होगा, किसी से 7 रुपये लेना आसान होगा? आप बताइए, कमेंट में बताइए। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है कि इसके लिए क्या आसान होगा? ये कहेगा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे ही देता हूँ, कहाँ किसी से 7 उधार मांगूंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को दिया, मान लीजिए मैंने किसी को 10 रुपये दिया, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि मैं अमीर हूँ ना, मैं अमीर हूँ तो मैं दूसरे को दूंगा। जब मैं दूसरे को दूंगा तो मैं अमीर हूँ, मतलब मेरे पास क्या साइन आ जाएगा? मेरे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा।
और जिसने लिया होगा वो निश्चित है कि वो मुझसे गरीब होगा ना। तो जो गरीब होता है उसे क्या करते हैं, उसे हम माइनस कर देते हैं, कहते हैं भाई तुम माइनस कैटेगरी में हो ना। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा सब कुछ। मैं बहुत ही आसानी से ये सब चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। नाउ बिकम्स द आउटर मोस्ट सेल एंड हैज़ अ स्टेबल ऑक्टेट। और जब उसने 2,8 उसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2,8 जब उसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो जो उसका ऑक्टेट हुआ वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैव 11 प्रोटॉन्स। लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो रिमेन्स अभी सेम है। उसने क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया ना। उसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। किसे डोनेट किया, जो उसके पास आया होगा। मान लीजिए उसके पास क्लोरीन आ गया। ठीक है, तो जो भी आप मानना चाहे, आप मान लीजिए उसके पास फ्लोरीन आ गया, तो कौन आएगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा निश्चित ही वही आया होगा। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा निश्चित ही वही आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम हर चीज़ को बहुत ही आसानी से बताने की कोशिश कर रहे हैं और हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, अगर तब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा ले लीजिए और आप हमें पर्सनल डाउट्स भेजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है कि उसके पास अभी भी कितने प्रोटॉन्स है, उसके पास अभी भी 11 प्रोटॉन्स हैं। बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ बिकम 10 सो देयर इज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि उसके पास अब 11 प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास कैसे साइन होता है, उनके पास निगेटिव साइन होता है। तो अब आप बताइए, किसी के पास 11 प्रोटॉन्स है मतलब 11 पॉजिटिव साइन है। ठीक है, और माइनस साइन कितने हैं, 10 है। किसी के पास 11 पॉजिटिव साइन है और 10 माइनस साइन है, तो नंबर के किसका ज़्यादा होगा, किसका पलड़ा भारी होगा। तो भाई सीधी सी बात है कि जिसके पास 11 है और जिसके पास 10 है, इसके पास -10 है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव अभी भी बच जाएगा। तो जो नेट पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव ही बना रहेगा। जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, वो पॉजिटिव ही बना रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे हमें क्या बताया गया है। लाइव क्लास चल रही है, हाँ लाइव क्लास है, कमेंट करते रहिए, कमेंट आपके रुकने नहीं चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है, तो आगे बताया गया है इलेक्ट्रॉन हैज़ बिकम 10 सो देयर इज़ अ नेट पॉजिटिव गिविंग चार्ज अ सोडियम कैटायन Na+। ठीक है, तो जो कैटायन होता है, जो एनायन होता है, जो कैटायन होता है उस पर क्या होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो कैटायन होता है उस पर क्या चार्ज होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसका अपोजिट जो एनायन होता है उस पर माइनस चार्ज होता है। जो एनायन होता है उस पर माइनस चार्ज होता है। जो एनायन होता है उस पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई गई वो काफ़ी आसान है। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं बताया गया है आपको अभी 10th के स्टैंडर्ड पर। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। वही मैंने आपको बताया कि वही एलिमेंट इसे ले सकता है जिसे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का काम हो। जैसे क्लोरीन आराम से ले सकता है क्योंकि उसके पास कितने है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2,8,7 ना, 2,8,7। तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसे बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या हो जाए, वो हो जाए कंप्लीट। ठीक है, तो एक बार हम आपको बता देते हैं आउटर मोस्ट सेल कैसे बताया जाता है। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता हो, अगर किसी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता हो तो आप उसे तोड़ दीजिए। किस फॉर्म में तोड़ दीजिए, पहले लिख दीजिए 2। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए जैसे उसका एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, हमने मान लिया कार्बन, हमने ले लिया कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले हमने जो सबसे पहली सेल मिली उसमें हमने कितने इलेक्ट्रॉन रख दिया 2। उसके बाद फिर 6 में 2 चले गए तो कितने बचे 4। तो सीधी सी बात है कि अब कितने बचे, अब बचे 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 2,4। ठीक है,
उसके बाद फिर हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, अभी हम इसके साइन की बात नहीं करेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो हमने क्या किया, पहले कर दिया 2। अब ये नहीं करेंगे कि इसके बाद हम क्या कर दे, 15 कर दे भाई, 15 to 17 गलत हो जाएगा, तुरंत ही गलत। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद फिर हम करते हैं 8। ठीक है, 8 के बाद अगर 8 से कम है तो जितने बचे, मान लीजिए 8 से कम कितने, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो हम उन्हें लिख देंगे। अगर 8 से ज़्यादा है, अभी यहाँ पर कितने बचे, अभी यहाँ पर बचे 7, हमने 7 लिख दिया, अभी हमने लिख दिया 7। लेकिन मान लीजिए अभी इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन और बच जाते, मान लीजिए इसके पास अभी 9 इलेक्ट्रॉन और बच जाते, तो हम पहले 8 लिखते और फिर 1 लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब समझ में आ रहा होगा ना, सब कुछ बहुत ही आसानी से बताने की कोशिश की जा रही है। अगली स्लाइड में देखते हैं क्या बताया गया। अगली स्लाइड में आपको बताया गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके बारे में आपको बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस बात पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं एक बार आपको बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये आपको टर्म मिलेगा ये आपको हर क्लास की केमिस्ट्री में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने 9th में सही से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी बुक को सही से रीड किया होगा, तो वहाँ पर आपको इसके बारे में बताया गया था। इसके बारे में क्या बताया गया था, इसके बारे में आपको बताया गया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, सेम टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, सेम टाइप्स ऑफ एटम के प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया एक आयरन की कील ले लिया, आयरन की क्या ले लिया, कील। कील जानते हैं ना सभी लोग, नेल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, भाई आप लोगों को ज़्यादा इंग्लिश आती होगी, जिसे कील बोलते हैं। तो उसमें किस टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे, उसमें सिर्फ Fe प्रेजेंट होंगे, सिर्फ Fe प्रेजेंट होंगे, सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, Fe के एटम्स ही प्रेजेंट होंगे, सिर्फ उसमें Fe ही प्रेजेंट होगा ना। उसमें ना तो Cu होगा, ना Zn होगा, ना Ag होगा, उसमें और किसी भी टाइप्स के एटम्स नहीं प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि किस एलिमेंट से बना हुआ है, ये एलिमेंट कौन सा है, ये आयरन एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर हम बात करें कंपाउंड क्या होते हैं, अगर हम बात करें कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो मान लीजिए हमने ले लिया H2O। H2O एक कंपाउंड है किसका, जिसमें हमने 2 एटम्स हाइड्रोजन के लिए लिए और 1 ऑक्सीजन का ले लिया, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। जिसमें हमने मोर देन 1 टाइप्स ऑफ एटम्स को ले लिया, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है, एटम्स तो आपको पता ही होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल सब्सटेंस है या पार्टिकल है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एटम्स। ठीक है, और ग्रुप्स ऑफ एटम्स को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं, सब तो आपको पता ही होनी चाहिए। उसके बाद फिर आगे आपसे बताया गया टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स का अगर आप पीरियोडिक टेबल लेंगे तो किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, या तो वो नोबल गैसेज होंगी, ठीक है, या तो वो मेटल्स होंगे, और या तो वो नॉन मेटल्स होंगे। इन्हीं तीन चीज़ों के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको मिल सकता है मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो उनका भी डिस्कशन नहीं करेंगे, वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया कि कितने नोबल गैसेस को आपको बताया गया, यहाँ पर आपको सिर्फ 3 नोबल गैसेस के बारे में बताया गया। ठीक है, यहाँ पर आपको कितनी नोबल गैसेस के बारे में बताया गया, 3 नोबल गैसेस हैं, कितनी, 7। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिसन। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी नोबल गैसेस के बारे में आपको बताया गया, 3 नोबल गैसेस। कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन और आर्गन। ठीक है, तो इनका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 2, 10 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसके बाद आपको बताया गया
के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल सेल में, और एम और एन में। ठीक है, तो ये सब अभी हमने आपको बताया कि आप किस तरह से निकालेंगे। तो इन सभी को एक बार समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। नियॉन में 10 होता है तो 2,8 होता है, आर्गन में 18 होता है तो 2,8,8 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, इसलिए 2,8,1 1 दे देगा। 1 क्या करेगा, ये जो 1 है 1 दे देगा, 1 डोनेट कर देगा और Na+ बना लेगा। ठीक है, Na+ बना लेगा। ठीक है, और जो 1 लेगा उसके पास कैसा साइन आ जाएगा, उसके पास माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें बहुत ही आसान होने वाली है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को 20 से नहीं छोड़ेंगे। जो बच्चे 20 से छोड़ देंगे उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा और फिर से कहेंगे मुझे कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। And it requires one more electron to complete its octet if sodium and chlorine were to react। अगर सोडियम और क्लोरीन को आपस में रिएक्ट होना पड़े, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द सोडियम कुड बी टेकन बाय क्लोरीन। वही हमने आपको बताया कि जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,8,1, तो उसे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, सभी चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, सभी चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, मतलब हम अपने घर में सही से रहें। ठीक है, ना हमें किसी से लड़ाई करना पड़े ना कोई बात हो। ठीक है, सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने घर में आराम से रहें। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसे देखिए, अगर आपको यहाँ पर जो बताया गया अगर वो समझ में आ रहा है तो बताइए। ये जो आपको बताया गया एक बार इसे देखिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है आपको। इसमें क्या बताया गया है एक बार देखते हैं। इसमें आपको बताया गया है, इसमें आपको क्या बताया गया है, इसमें आपको बताया गया है कि इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द सोडियम कुड बी टेकन अप बाय द क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया कि अगर सोडियम एंड क्लोरीन को रिएक्ट करना पड़े आपस में, तो वो लोग क्या करेंगे, जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, उसे कौन ले लेगा, उसे क्लोरीन ले लेगा। ठीक है, आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम्स गेट अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्लोरीन के पास कैसा चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन के पास नेट यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इट न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन इन द K, L एंड M सेल। ठीक है, तो अभी हमने आपको सोडियम के केस में बताया कि क्यों नेट पॉजिटिव चार्ज आता है या नेट नेगेटिव चार्ज आता है। तो ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिए। दिस गिव्स अस अ क्लोराइड आयन Cl-, सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन हैव अ लाइक एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम एज फॉलोज। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताया गया, ध्यान से देखिए। इसमें आपको बताया गया कि जो Na है अभी इसके साइन के बारे में कोई भी बात आपको नहीं बताई गई। जो अभी Na है इसके कोई भी साइन के बारे में आपको नहीं बताया गया कि इसका साइन कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने क्या किया, इसने पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन थे 2,8,1, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दीजिए, जो ये यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन था वही ये आ गया। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और 2,8 बनाया और सोडियम कैटायन बनाया। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया इसके पास। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद फिर क्या बताया गया कि क्लोरीन क्या करती है, क्लोरीन जो एक एटम सोडियम ने दिया वही क्लोरीन ने ले लिया, वही क्लोरीन ने ले लिया और फिर इसने क्या बना दिया, इसने Cl- बना दिया, क्लोरीड एनायन। ठीक है, कैटायन एनायन में कंफ्यूज नहीं होंगे, कैटायन और एनायन में कंफ्यूज नहीं होंगे। जो कैटायन होगा उस पर कैसा साइन, उस पर पॉजिटिव साइन होगा, और जो एनायन होगा उस पर कैसा साइन, उस पर नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या बताया गया कि अगर इन दोनों को आपस में रिएक्ट करना पड़ी, अगर सोडियम और क्लोरीन को आपस में रिएक्ट करना पड़े तो क्या करेंगे, जो सोडियम है, जो Na है, यहाँ पर आपको क्या बताया गया, यहाँ पर आपको डॉट और क्रॉस के साथ बताया गया। जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट हैं उन्हें अलग अलग
टाइप से बताया गया है। जो सोडियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, जो सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, उसने क्या किया, उसने अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और उसने क्या बना दिया, उसने Na+ बना दिया और क्लोरीन का भी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो दोनों हंसी खुशी रह रहे हैं, अभी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही है। आगे देखते हैं, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड NaCl। दोनों अपोजिट साइड है ना, दोनों Na के पास क्या है, Na के पास प्लस है और क्लोरीन के पास माइनस है, दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों आपस में अट्रैक्ट करने के बाद दोनों साथ में रहते हैं और क्या बना देते हैं, NaCl बना देते हैं। क्या बना देते हैं, NaCl बना देते हैं। NaCl शायद आपको पता हो, हमने कभी आपको बताया हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। ठीक है, हमने चैप्टर 2 में इसके बारे में डिस्कशन किया है। It should be noted that sodium chloride does not exist as a molecule but aggregates of oppositely charged ions। ठीक है, जो NaCl है, जो ये NaCl है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट अपोजिट जो चार्ज हैं, जो अपोजिट आयंस है, उसके थ्रू ये अट्रैक्ट होगा। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके बाद आपको बताया गया जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, जो आयनिक कंपाउंड है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया गया कि पहले उसी तरह आपको करना है कि Mg था, Mg ने क्या किया, Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,2। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया और क्या बन गए, Mg डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने रिमूव कर दिया। इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को देखिए रिमूव कर दिया ना। उसके बाद फिर आपको क्या बताया गया, उसके बाद फिर आपको बताया गया अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो आप बताइए, इसने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया। ठीक है, और क्लोरीन कितनी है, क्लोरीन को तो सिर्फ भाई 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 क्या करेगा, अगर ये 2 ले लेता है तो इसका भी जो आउटर मोस्ट सेल है वो ख़राब हो जाता है ना, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसने क्या किया, कहता है ठीक है, मैं अपने एक जुड़वा बहन को बुला लेती हूँ। ये जुड़वा बहन को बुला लिया और 2 क्लोरीन आ गई। ठीक है, एक उसने कहा ठीक है, एक तुम मुझे दे दो, एक Mg ने कहा एक तुम ले लो, दोनों लोग का काम हो गया। एक ने क्या बना दिया, एक ने बना दिया Mg डबल पॉजिटिव और क्लोरीन ने क्या बना दिया, Cl। 2 क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। आगे क्या बताया गया है, आगे आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में आपको बताया गया। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द मैनर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनेंगे भाई, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनकर आपके सामने रखा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, जो कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2। हाँ तो भाई बिल्कुल, Mg में क्या है, Mg में डबल पॉजिटिव है और Cl में क्या है, सिंगल ऑफ माइनस है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको बताया गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको बताया गया। क्या बताया गया देखते हैं, क्या बताया गया देखते हैं एक बार। टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। कह रहे हैं एक एक्टिविटी परफॉर्म कर ली जाए। ठीक है, तो एक्टिविटी को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको एक फालतू की बात बताई गई। ठीक है, देख लेते हैं क्या बताया गया। आएगा नहीं बोर्ड में, आप इसे याद नहीं करेंगे। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको इसे याद नहीं करना है। ठीक है, लेकिन दिया गया है NCERT में, देखने में क्या जाता है। ठीक है, तो बताया गया कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में दिया गया है और बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में दिया गया है। लेकिन अगर आप NTSC या ओलंपियाड या IIT फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप NTSC या IIT फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक भी पॉइंट नहीं मिस करेंगे, आपको इसे भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, अगर आप NTSC या ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक भी पॉइंट नहीं मिस करेंगे, यहाँ तक कि आप मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, इसमें NaCl का मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में बताया गया है 1074, 1686
LICL का बताया गया है 887 या 1600 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इसी तरह आपको बताया गया, इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं बताएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर आपके लिए एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया है कि जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो वो क्या होती हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है आयनिक कंपाउंड्स के। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं, वो कंपाउंड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल इज सेड टू बी एज आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, इसमें आपको पहले इसका फिजिकल नेचर के बारे में बताया गया। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड समवॉट आर हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो ये हमको पता है। वो स्ट्रॉन्ग क्यों होंगे? क्योंकि उनके पास जो चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो क्या होगी? वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताया गया, दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब इनमें प्रेशर अप्लाइड होता है तो ये टूट जाती है, ब्रिटल नेचर की होती है। ठीक है, तो आप इसे सेम टू सेम जो NCERT में लिखा हुआ है वही याद करना है, कुछ अलग नहीं ऐड करना है। मेल्टिंग और बॉइलिंग के पॉइंट के बारे बताया गया, तो अभी आपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। आयनिक कंपाउंड्स हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। हाई होने का कारण क्या है? हाई होने का कारण इसलिए है क्योंकि जो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर एटम्स क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन। जो उनके बीच आयंस के बीच जो स्ट्रॉन्ग इंटर अट्रैक्शन फोर्स होती है उसे ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो इसीलिए उसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। सॉलिबिलिटी के बारे में बात करें कि वो घुल जाएंगे कि नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होंगे? वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। लेकिन केरोसिन, पेट्रोल और डिफरेंट सब्सटेंस में ये क्या होंगे? ये इनसॉल्युबल होंगे, ये इनसॉल्युबल होंगे। आगे बताया गया है आपको कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप बताइए कि इन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें इस बात को पता होना चाहिए कि उसमें आयंस का फ्लो होगा या नहीं, उसमें आयंस का फ्लो होगा या नहीं। ठीक है, तो आपको पता है कि आयंस का फ्लो उसमें होना चाहिए, लेकिन आयंस किस फॉर्म में हो? आयंस का फ्लो तभी हो सकता है जब वो कौन सा नेचर का हो? वो लिक्विड नेचर का हो। लिक्विड नेचर का हो तभी उसमें आयंस फ्रीली मूव कर सकेंगे। ठीक है, आपको कोई सॉलिड दिया गया तो बताइए उसमें आयंस कैसे मूव करेंगे? उसमें जो आयंस होंगे वो तो आपस में पास पास लगे हुए होंगे ना। जैसे आपको कोई सॉलिड सब्सटेंस दे दिया गया तो उसमें जो आयंस हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, वो तो एकदम पास पास है ना, उसमें मूव ही नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको एक सॉलिड दे दिया गया, बताइए इसमें आयंस क्या फ्लो होंगे? आयंस फ्लो ही नहीं होंगे ना। ठीक है, लेकिन वहीं आपको कोई एक लिक्विड दे दिया गया, वहीं आपको एक क्या दे दिया गया? वहीं आपको एक लिक्विड दे दिया गया जहाँ पर ये एक आयन है, एक ये है, एक ये है, ये एक है, तो यहाँ पर आराम से फ्लो हो सकते हैं ना। तो वही आपको बताया गया, इसमें क्या बताया गया देखते हैं। The conduction of electricity through a solution involves the movement of charge particles. Charge particles का movement होता है। A solution of an ionic compound in water contains ion. Water मतलब liquid में होना चाहिए, ये point आपको याद होना चाहिए, water में ना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बताया गया? कंटेन्स आयन विच मूव्स टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, जो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स को मूव होते हैं व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट्स ऑफ द आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। उनका जो कठोर स्ट्रक्चर होता है उसके कारण सॉलिड में आयंस का मूवमेंट क्या होता है? पॉसिबल ही नहीं होता है। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट। वही बताया, जब मॉल्टेन स्टेट आपको मिल जाएगा, जब कोई मॉल्टेन स्टेट मिल जाएगा तो वो भी किस नेचर को बिलोंग करेगा? वो भी लगभग लिक्विड नेचर को ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो उसमें आयंस का मूवमेंट जो होगा वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो आगे बताया गया दिस इज पॉसिबल इन द molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositively charged ions are overcome due to the heat.
thus द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट करेंगे लेकिन मॉल्टन स्टेट में हो जाएंगे। सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कंडक्ट करेंगे? ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। आगे क्या बताया गया? आगे आपको अकरेंस ऑफ मेटल बताया गया, मेटल्स का अकरेंस बताया गया। एक बार जो आपको बताया गया पीछे आप उसे रिवाइज करिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताया गया? इसमें आपको अकरेंस ऑफ मेटल बताया गया कि कोई हमें मेटल कैसे ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। जो अर्थ क्रस्ट है वो कैसा सोर्स है? वो मेजर सोर्स ऑफ है मेटल। सी वाटर आल्सो कंटेन सम सॉल्युबल सॉल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। ठीक है, तो एक नंबर का क्वेश्चन ये यहीं से बन गया, तुरंत बन जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा। क्या बताया गया है? द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें हम मिनरल्स बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। ठीक है, तो बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मिनरल्स और ओर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं जो कि नेचुरली अकरिंग होते हैं, जो नेचुरली अकर करते हैं अर्थ क्रस्ट में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें मिनरल्स बोलते हैं। और कहीं कहीं पर मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम ओर्स बोलेंगे। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया गया है कि मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। उसे हम क्या एक्सट्रैक्ट बहुत ही आसानी और प्रॉफिट में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम ओर्स बोलेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे हमें बताया गया है कि यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन इजली अंडरस्टैंड हाउ मेटल्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स। ठीक है, तो आपको रिएक्टिविटी के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि किस प्रोसेस से हम किस मेटल को ओर से ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो नहीं पता तो डरने की बात नहीं है। यही इस चैप्टर में हम लोग वही सीखने वाले हैं। जो हमारा मेन मोटो है इस चैप्टर को पढ़ने का वो वही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बताया गया। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो फ्री स्टेट में ही जाते हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि भाई ऐसा कौन सा मेटल हो सकता है, ऐसा कौन सा मेटल हो सकता है जो फ्री स्टेट में पाया जाए। तो आप अपने दिमाग से सोच के बताइए कि वही मेटल फ्री स्टेट में पाया जाएगा जो ऑक्सीजन के साथ क्या ना करे? जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, जो क्या ना करे? जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, तो आप बताइए, हमने इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? कौन कौन से मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि Au, ठीक है, और Ag, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करते हैं, सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को हम लोग कितने लेक्चर्स में देखेंगे? इस वीडियो को हम लोग 3 लेक्चर्स में देखने वाले हैं। ठीक है, और जो आगे वीडियो आएंगे उन्हें भी हम लोग कितने वीडियोस में देखेंगे? 3 लेक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर चैप्टर हैं वो काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि आप लोग बोर हों, आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं या ज़बरदस्ती पढ़ें, आपका मन ना लगे, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। आप पढ़ें, कम ही पढ़ें लेकिन मन से पढ़ें, जो चीज़ पढ़ें वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, अब इस टॉपिक को कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया? इसमें आपको बताया गया यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन इजली अंडरस्टैंड हाउ इज अ मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट, सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा होगा कि जो मेटल्स बॉटम में होते हैं, जो नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, जैसे प्लेटिनम हो गया, उसके ऊपर फिर गोल्ड आता है, उसके ऊपर फिर क्या आता है? सिल्वर आता है ना। ठीक है, तो आपको रिएक्टिविटी पता होगा। अगर आपने रिएक्टिविटी नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया? दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया है कि इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, और जो बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक है उन्हें अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बस आप मान के चलिए कि बस जो अगला वीडियो आएगा वो कितने मिनट्स का होगा? बहुत ज़्यादा 30 मिनट्स का वो वीडियो होने वाला
है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, और लाइव क्लास जो चल रही इसमें आपके कमेंट रुकने नहीं चाहिए। ठीक है, और क्विज के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग अस।